प्रणाम सभी को। पिछली कक्षा में अपन ने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी। उन परिभाषाओं में अपन ने मुख्य रूप से वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, द्वारक, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने परावर्तन से संबंधित कुछ नियम देखे थे, 4 नियम देखे थे। वो चारों नियम जो है वो आज की कक्षा में अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन 4 नियमों के अंतर्गत अपन ने देखा था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए किरण चित्र, अपन उत्तल और अवतल दर्पण के लिए किरण चित्र पढ़ेंगे इन्हीं चारों नियमों का प्रयोग करके। तो ये 4 नियम क्या था, एक बार मैं मोटे मोटे तौर पर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना पहला नियम कहता था कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण जो है पहला नियम अपना बताता है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये कोई प्रकाशीय किरण है जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात जो है वो फोकस से होकर जाती है। ये अपना पहला नियम था। कोई प्रकाशीय किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर। उसके बाद सेकंड अपना नियम था इसी प्रकार का कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण जो है वो फोकस से होती हुई आती है, जस्ट इसका उल्टा था कि प्रकाशीय किरण है वो फोकस से होती हुई आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जो है वो समानांतर हो जाएगी। ये अपना नियम था दूसरा। उसके बाद अपन ने देखा था तीसरा नियम अपना कहता है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आती है, ये कोई प्रकाशीय किरण है, ये सी से होती हुई आई, आने के बाद दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात पुनः जो है ये कोई प्रकाशीय किरण इस सी से होकर जब आएगी और दर्पण से टकराएगी तो टकराकर पुनः वापस लौटते वक्त भी वो सी से होकर ही जाएगी। ये अपना वक्र प्रकाश के परावर्तन का या गोलीय दर्पण से परावर्तन का जो था वो तीसरा नियम था। और चौथा नियम अपना था कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण जो है वो दर्पण के ध्रुव से टकराती है, कोई प्रकाशीय किरण किसी जगह से आ रही है और आती हुई दर्पण से ध्रुव से टकराएगी तो वह जिस कोण से आई थी उसी कोण से पुनः लौट जाएगी। ये अपने 4 नियम थे जो मोटे मोटे तौर पर अपन ने देखे। पहला नियम अपना था कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ये अपना पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गई। दूसरा नियम पहले का जस्ट उल्टा कि जब कोई प्रकाशीय किरण फोकस बिंदु से होकर आएगी तो टकराने के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम अपना कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात जो वो वापस जाएगी तो वापस भी उसी पथ से जाएगी जिस पथ से वो आई थी, यानी वो वक्रता केंद्र से होकर ही वापस लौटेगी। ये अपना था तीसरा नियम। चौथा नियम अपना कहता था कि जब कोई प्रकाशीय किरण सीधे दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है या सीधा आकर दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो उतने ही कोण से पुनः जो है वो परावर्तित हो जाती है। ये अपने चारों नियम थे। अब ध्रुव क्या है, फोकस बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, इन सब के बारे में अपन ने पिछली कक्षा में देख लिया था। अपन ने सारी परिभाषाएं जो है वो पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। अब अपन को आगे देखना है कि अवतल दर्पण से किरण चित्र जो है वो किस प्रकार बनेगा। ये चारों नियम क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। अब ये 4 नियम अच्छे से याद होने चाहिए। इन चारों नियम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये सब जो बन रही है अवतल दर्पण की स्थितियाँ अपन देखेंगे, वो स्थितियाँ जो है वो डिपेंड करती है इन्हीं नियमों पर। ये नियम कंठस्थ याद होंगे तो आगे अपन स्थितियों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। स्थितियों के लिए मैं टेबल बना रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ बना लें, लेकिन इस टेबल को रटने की जरूरत नहीं है। मैं किस तरह से बनती है वो भी आपको करके बता दूंगी, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये अपनी टेबल है। क्रम संख्या कितनी स्थितियां बनानी है अपन को, बिंब की स्थिति यानी वस्तु को अपन कहाँ कहाँ पर रखेंगे, प्रतिबिंब उस वस्तु का अपन को परछाई जो है, छाया जो है, प्रतिबिंब जो है वो हमको कहाँ पर प्राप्त होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, वो उल्टा होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, ये अपन देखते हैं। स्थितियों को याद करने की जरूरत नहीं है, अपन इस किरण चित्र से, सामान्य किरण चित्र है जो एक बार यूज करें और इस किरण चित्र की सहायता से, इसमें अपन कोई परावर्तन के नियम नहीं देख रहे, सिर्फ ये टेबल बनाना सीख रहे कि टेबल किस प्रकार से बनेगी वो अपन सीख रहे हैं। तो इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं कि कहाँ कहाँ चलना है, बस दो बातें याद रखनी है कि जब अपन प्रतिबिंब को यूं चलाएंगे, जब अपन बिंब को यूं चलाएंगे तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ से यूं चलाना है, ठीक है। स्टार्ट करना है लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसके फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। शुरू करते हैं अपन को। मैंने सबसे पहले बिंब जो है या वस्तु जो है उसको मैंने रखा अनंत पर। ये मेरी पहली स्थिति कि मैंने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर। मैंने बिंब को सारणी में लिख दिया कि कहाँ रखा है, अनंत पर, ठीक है। अब जब मैं बिंब को अनंत पर रखती हूँ तो प्रतिबिंब जो है वो मुझे कहाँ प्राप्त होगा, F पर। ये मेरा जो है वो प्रतिबिंब है, इसको मैं 1 ये जो वस्तु है इस वस्तु का प्रतिबिंब मुझे कहाँ पर प्राप्त होगा, F पर। अब मैं जैसे जैसे इधर बढ़ूंगी तो प्रतिबिंब जो है वो धीरे धीरे इधर बढ़ता जाएगा। अब बिंब का आकार जो है वो तो परिवर्तित नहीं होगा, वस्तु तो एक बार मैंने जितनी ले ली उसकी लंबाई उतनी की उतनी लेगी, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वस्तु को कहाँ पर रखा, पर अनंत पर। जब वस्तु को मैं अनंत पर रखूंगी तब प्रतिबिंब मुझे कहाँ प्राप्त होगा, F पर, यानी फोकस पर। ये मेरी पहली स्थिति, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी। वस्तु को मैंने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब मुझे कहाँ मिला, फोकस पर। दूसरी स्थिति, अब इन दोनों के बीच में अनंत पर रख दिया। अब अनंत से थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो यहाँ से आगे बढ़ी तो मैंने बिंब जो है उसको अनंत और C के बीच में रखा, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम यूँ जाएंगे तो प्रतिबिंब भी यूँ बढ़ेगा। तो जब मैंने वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब मेरा F पे था। अब मैंने इस वस्तु को या बिंब को थोड़ा सा आगे खसकाया तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे खस जाएगा। अनंत और C के मध्य था तो अब प्रतिबिंब मेरा कहाँ मिल जाएगा, C और F के मध्य। लिख लूँ मैं इस स्थिति को। सेकंड स्थिति है कि मैंने प्रतिबिंब को कहाँ रखा, बिंब को रखा अनंत और C के मध्य में, तब मुझे प्रतिबिंब जो है वो कहाँ मिला, तो F और C के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति में लिख दूँ F' C के मध्य। अभी मैं प्रकृति नहीं लिख रही, प्रकृति अपन तब लिखेंगे जब इस डायग्राम को बनाएंगे एक एक अलग अलग, ठीक है। पहली स्थिति, मैंने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब मुझे F पर प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति, मैंने अनंत और C पर रखा तो प्रतिबिंब मुझे F और C के बीच में प्राप्त होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो मैंने बिंब को कहाँ पर रखा, C पर। वस्तु जो है उसको मैंने C पर रखा तो प्रतिबिंब जो है वो भी मुझे C पर ही प्राप्त होगा। एक स्पेशल पॉइंट है या मिड पॉइंट कह सकते हैं कि जब मैं बिंब को वक्रता केंद्र पर रखती हूँ तो प्रतिबिंब भी मुझे वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। लिखो यहाँ पर तीसरी स्थिति, मैंने वस्तु को कहाँ पर रखा, C पर। प्रतिबिंब भी मुझे कहाँ पर मिला, C पर ही, ठीक है। ये अपनी तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति और आगे बढ़ो इससे, तो अब मैंने बिंब जो है या वस्तु जो है उसको मैंने C और F के बीच में रखा तो प्रतिबिंब C तक तो आ गया था। अब प्रतिबिंब भी कहाँ आ जाएगा, C और अनंत के बीच में, ठीक है। जब मैंने बिंब को, चौथी स्थिति, बिंब को मैंने कहाँ पर रखा, C व F के मध्य, C व F के मध्य में रखा तो मेरा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर मिल गया, अनंत और C के मध्य में मिल गया। पांचवी कंडीशन है और आगे बढ़ो।
अब मैंने बिंब को रख दिया कहाँ पर, F पर, तो मेरा प्रतिबिंब मुझे मिल गया अनंत पर। ठीक है, बिंब को मैंने कहाँ पर रखा, F पर, तो प्रतिबिंब मुझे कहाँ पर मिला, अनंत पर। एक छठी कंडीशन, ये इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, क्योंकि ये पांचों कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं बिंब को रखती हूँ F और P के बीच में। बिंब तो वो का वही है, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है मुझे दर्पण के तरफ प्राप्त नहीं होकर दर्पण के पीछे की तरफ प्राप्त होगा, ये इस तरफ कहीं प्राप्त होगा, ये छठी स्थिति। तो ये स्थिति जो है वो थोड़ी सी चेंज है। बाकी 5 के लिए इस डायग्राम को याद रखना है, ये अपना एक तरह से शॉर्ट ट्रिक हो सकती है इस सारणी को याद करने के लिए। ठीक है, पहली स्थिति मैंने अनंत पर रखा, प्रतिबिंब मुझे फोकस पर मिला। दूसरी स्थिति मैंने अनंत और C के बीच में रखा, प्रतिबिंब मुझे F और C के बीच में मिला। तीसरी स्थिति मैंने C पर रखा तो प्रतिबिंब भी मुझे C पर ही मिला। चौथी स्थिति मैंने C व F के बीच में रखा तो प्रतिबिंब मुझे C व अनंत के बीच में मिला। पांचवी स्थिति मैंने F पर रखा तो प्रतिबिंब मुझे अनंत पर मिला। तो बिंब जो है वो यूं बढ़ेगा, तब प्रतिबिंब जो है वो यूं बढ़ेगा। अब ये सारे प्रतिबिंब जो है, ये सारे 1 से 5 तक जितने भी प्रतिबिंब बने, वे सारे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है कि ये सारे वास्तविक हैं, और दूसरा ये सारे कैसे हैं, उल्टे बन रहे हैं। लेकिन एकमात्र जो छठी स्थिति अपन ने कहा कि स्पेशल पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रतिबिंब हमारा कैसा बन जाएगा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब मैं प्रकृति में लिख सकती हूँ कि यहाँ पर कैसा बना, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर भी मेरा प्रतिबिंब बना वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर भी मेरा प्रतिबिंब जो बना वो वास्तविक और उल्टा, और यहाँ पर भी बना वास्तविक और उल्टा, और यहाँ पर भी बना वास्तविक और उल्टा। लास्ट कंडीशन छठे पॉइंट मैंने लिखा नहीं था कि मैंने वस्तु को कहाँ रखा है, F और P के मध्य, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य में रखा, तो प्रतिबिंब जो है वो हमको कहाँ प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे की तरफ प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे की तरफ प्राप्त होगा। और ये स्पेशल कंडीशन इसलिए है कि सारे प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टे होते थे, लेकिन सिर्फ इस एक कंडीशन में प्रतिबिंब जो हमको प्राप्त होगा वो आभासी और सीधा प्राप्त होगा। ये अपनी टेबल, इस टेबल में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टेबल जो है वो हम डायग्राम से समझ रहे हैं। ये डायग्राम जिसको समझ में आ गया, टेबल आसानी से बन जाएगी। टेबल याद करके ये करना चाहोगे तो नहीं होगा, अपन को उसी से चलना है। पता है अपन को, ये दर्पण का ध्रुव होता है, फोकस बिंदु होता है, वक्रता केंद्र होता है, और उससे परे कोई बिंदु है वो अनंत कहलाता है। चले अपन अनंत से वस्तु को रखना प्रारंभ करना है और फोकस बिंदु से प्रतिबिंब को रखना प्रारंभ करना है, तो ये डायग्राम जो है वो आसानी से अपने समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब फोकस पर मिला। वस्तु को अपन ने अनंत व C के मध्य में रखा, प्रतिबिंब अपन को C व F के मध्य मिला। वस्तु को अपन ने C पर रखा, प्रतिबिंब भी मेरा C पर मिला। वस्तु को मैंने C और F के मध्य पर रखा, प्रतिबिंब मुझे अनंत व C के मध्य मिला। वस्तु को मैंने F पर रखा, प्रतिबिंब मुझे अनंत पर मिला। छठी स्पेशल कंडीशन कि जब मैं वस्तु को F और P के बीच में रखती हूँ तो प्रतिबिंब मुझे दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर प्राप्त होता है, यानी अनंत पर प्राप्त होता है लगभग, और वो कैसा होता है, सीधा और आभासी होता है। और ये सारे प्रतिबिंब जो है वो अपन को वास्तविक और उल्टे प्राप्त होंगे। इस टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कहीं नहीं, ये एक बार देख लो, इसको उतार लो, नोट कर लो। उसके बाद अपन चलते हैं कि एक एक कंडीशन पे। अपन ने प्रकृति तो देख ली दर्पण की, पूरी टेबल तो तैयार हो गई। अब ये इनकी स्थिति देखनी है या ये इनका आकार देखना है। वो आकार अपन एक एक किरण चित्र बनाते चलेंगे और उनके साथ साथ अपन लेते हुए चलेंगे। एक बार वो नोट कर लो, टेबल तो अभी रहेगी बोर्ड पे, वो मैं रफ कर रही हूँ, तो एक बार इसको आप देख लो। एक चीज़ और है कि प्रतिबिंब जो है ना, उसकी आकृति बढ़ती घटती रहेगी, लेकिन बिंब की आकृति जो है वो सेम एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, बिंब की आकृति जो है वो बदलती नहीं है। एक बार जो हमने बिंब ले लिया वो का वो ही रहता है। टेबल को रफ नहीं किया है,
ऐसे ही रखा है। चलते अपन एक एक स्थिति पर। पहला अपन किरण चित्र बनाते हैं। ये अपन ने इसका एक बेसिक डायग्राम बना दिया। अपन ने मुख्य अक्ष ले लिया, मुख्य अक्ष के सापेक्ष एक दर्पण ले लिया। दर्पण अपना कैसा है? अवतल दर्पण है। P अपना ध्रुव है, F फोकस बिंदु है, C वक्रता त्रिज्या और अनंत कोई बिंदु है। अब अपन पहली स्थिति में देखते हैं। तो पहली स्थिति में बिंब जो है वो कह रहा है मुझे अनंत पर रखना है। ठीक है, बिंब को, ये बिंब है और इसको मैंने कहाँ पर रख दिया? अनंत पर रख दिया। ठीक है, अब अपन को यहाँ तक तो जो अपन पहले चल रहे थे वो का वो चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारणी कैसे बनी वो इसी के आधार पर अपन ने बनाई थी। अब जो है, अब जो अपन चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से बना, वो अपना ये है कि अपन को चारों परावर्तन के नियम याद। यहाँ पर अब परावर्तन के नियम लगेंगे, तो किस प्रकार लगेंगे अपन देखते हैं। देखो, ये अपना वस्तु है। अपन ने पहला परावर्तन का नियम पढ़ा था कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण बिंब से आती है और दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात फोकस से होती हुई जाती है। वही नियम हम अप्लाई कर रहे हैं। ये बिंब है, इससे कोई प्रकाशीय किरण आई और ये आने वाली प्रकाशीय किरण जो थी वो मुख्य अक्ष के समांतर आई। ये प्रकाशीय किरण जो है वो इस मुख्य अक्ष के समानांतर आई, तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस से होकर चली गई। एक और दूसरी किरण आई जो मुख्य अक्ष के समानांतर आई और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली गई। ये अपना पहला किरण चित्र है। जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होती हुई वापस जाती है। सेम ये की ये कंडीशन अपन ने दूसरा नियम भी लगाया कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होती हुई जाती है। अब जहाँ पर भी ये नियम जब अपन लागू करते हैं परावर्तन के, तो जहाँ पर भी ये दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं या जिस बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती है वो बिंदु हमारे प्रतिबिंब की स्थिति को बताता है। बिंब की स्थिति तो अपन रखते जाएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे पता चलेगी? तो जहाँ पर दोनों की परावर्तित किरणें यानी दर्पण से टकराने के पश्चात जो किरण जाती है वो जाने वाली दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती है वो बिंदु हमारा बताएगा हमको प्रतिबिंब की स्थिति। इस बिंदु में ये आपतित किरण थी, जाने के पश्चात F से गई, ये आपतित किरण थी, जाने के पश्चात F से गई, तो दोनों बिंदु कहाँ पर क्रॉस हुए? F पर ही क्रॉस हुए। ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति है। अब ये जो प्रतिबिंब है वो हमको कैसा प्राप्त हुआ? बिल्कुल ही बिंदुवत या बहुत ही छोटा जो है वो हमको प्रतिबिंब है जो प्राप्त हुआ कि जब हमको F पर ही हम काटा है और मुख्य अक्ष के ऊपर ही काटा है तो प्रतिबिंब की कोई लंबाई है ही नहीं, बहुत ही छोटी संख्या में, बहुत ही छोटा जो आकार में हमको प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होगा। अपन भी उसको सामान्य भी देख सकते हैं। अगर कोई वस्तु अपन बहुत अधिक दूरी पर रखते हैं और उसका प्रतिबिंब अपन देखते हैं तो वो बहुत, अगर दूर देखेंगे तो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। अगर वस्तु पास में होगी तो प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा और दूर है तो प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा। ये अपनी पहली कंडीशन थी, ये वाली अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब F पर प्राप्त हुआ, वास्तविक था, उल्टा था और कैसा प्राप्त हुआ? बिंदुवत यानी बहुत ही सूक्ष्म प्राप्त हुआ, बहुत ही छोटे आकार का प्रतिबिंब जो है वो हमको प्राप्त हुआ। दूसरा नियम अपन देखते हैं। ठीक है, अपन ने दूसरा कंडीशन कह रहा है, पहला कंडीशन था बिंब को कहाँ रखना था? अनंत पर। दूसरा कंडीशन कह रहा है बिंब को हमको कहाँ रखना है? अनंत और C के बीच में। तो अब अपन बिंब को अनंत और C के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब भी अपना थोड़ा सा आगे खट जाएगा। पहली स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो अपन को F पर प्राप्त हुआ था, अब अपना F से थोड़ा सा आगे आ जाएगा तो किन दोनों के बीच में आ जाएगा? वो C और F के बीच में आ जाएगा। चलो बनाते हैं अपन इसको भी। ये मेरा बिंब है, इसको मैंने अनंत और C के बीच में रख दिया। यही कह रहा है
कि अनंत और सी के बीच में जब बिंब को रखते हैं, अब इस पर अपन परावर्तन के नियम लगाते हैं। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जो है वो जाएगी। ये फोकस से होकर हमारे प्रकाशीय किरण गई। दूसरा, दो नियम लगाने पड़ेंगे। प्रत्येक किरण चित्र के अंदर अपन को दो नियम अप्लाई करने, नियम याद रखने के किसमें कौन सा नियम लगेगा, ठीक है। दूसरा नियम, पहला नियम तो प्रकाशीय किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, वो फोकस से होकर चली गई। दूसरा, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण, ये वक्रता केंद्र से गई तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात ये दर्पण से टकराई और पुनः वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी, तो ये वक्रता केंद्र से होकर ही वापस चली गई। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जो हैं वो किस बिंदु पर मिली, इस बिंदु पर, यानी ये दर्पण का हमको क्या प्राप्त हो गया, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ये जो स्थिति है वो प्रतिबिंब। अब ये स्थिति कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है। बिंब हमारा इतना बड़ा था लेकिन प्रतिबिंब हमको कितना प्राप्त हुआ, इतना सा प्राप्त हुआ। मतलब ये तो बहुत ही छोटा था लेकिन जैसे जैसे हमने बिंब को आगे खिसकाना शुरू किया तो प्रतिबिंब भी कैसा होना, बड़ा होना शुरू किया। लेकिन अभी भी ये है कैसा, अभी भी जो है वो बिंब से छोटा है। कैसा प्राप्त हुआ अपन को, बिंब से छोटा प्रतिबिंब जो है वो अपन को प्राप्त हुआ। पहली स्थिति में अपन ने देखा था कि जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गई, वही समांतर आई, फोकस से गई, दोनों जहाँ टकराए तो F पर अपन को प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, बिंदुवत। दूसरे कंडीशन में अपन ने देखा, अपन ने अनंत और C के बीच में वस्तु को रखा, अनंत और C के बीच में वस्तु को रखा तो जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो टकराने के पश्चात फोकस से गई, पहला नियम वो का वो। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होकर ही वापस आएगी, यानी जिस रास्ते से गई थी उस रास्ते से वो वापस आ गई। तो दोनों ही, इसके आपतित किरण भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है, तो दोनों की परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर टकराई या क्रॉस हुई, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटा, उस बिंदु पर अपन को क्या प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमारा प्रतिबिंब जो है हमको क्या, बिंब जो जितनी बिंब की ऊंचाई थी उसकी ऊंचाई से थोड़ी कम प्राप्त हुई, तो बिंब से छोटा हमको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक है, ये अपनी दो कंडीशंस हो गई। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, बना लो इसको। एक कंडीशन और कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन है अपनी। थर्ड केस अपन को क्या कह रहा है कि अपन को बिंब को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी हमको कहाँ प्राप्त होगा, तो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। ये लो बिंब था, मैंने इस बिंब को कहाँ रख दिया, वक्रता केंद्र पर। जब बिंब को वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब हमको वक्रता केंद्र पर ही मिलना चाहिए। अब देखते हैं कैसे वक्रता केंद्र पर मिलता है। तो देखो, पहला नियम लगाया वही, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम इसमें जो लगेगा वो है, जब भी कोई प्रकाशीय किरण दर्पण के ध्रुव से आकर टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उतने ही कोण से जो है वो वापस लौट जाती हैं, जिस कोण से आई थी उसी कोण से जो है वो वापस चली जाती है। ये दूसरा नियम। पहला नियम, जब भी कोई प्रकाशीय किरण दर्पण के समानांतर आई तो उसको फोकस से होकर निकाला। दूसरा नियम लगाया, सीधे प्रकाशीय किरण जो है वो ध्रुव से आके टकराई तो दर्पण के ध्रुव से टकराने के पश्चात उतने ही कोण से वापस लौट गई। जहाँ पर दोनों बिंदु मिले वो ये बिंदु था और ये अपना प्रतिबिंब। अब देखो, जितना हमारा बिंब है उतना का उतना हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो गई, बिंब के समान जो है वो हमको प्रतिबिंब भी प्राप्त हुआ। ठीक है, ये अपना तीसरा केस था। पहला केस देखा तो अपन को बिंदुवत प्राप्त हुआ, दूसरे में बिंब से छोटा प्राप्त हुआ, तीसरे में अपन को बिल्कुल वस्तु के बराबर प्राप्त हुआ। देख रहे हैं, पहले छोटा था, फिर बड़ा था, फिर बराबर आया, अब इससे बड़ा होता जाएगा। तो ये अपन ने 3 कंडीशन आज पढ़ी। 3 कंडीशन जो है वो अपन नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। 6 कंडीशन, इसको बनाना आप शांति से अच्छे से, ये सारे बनेंगे, स्केल से बनाना, बाकी बिल्कुल व्यवस्थित है। ठीक है,
चलो धन्यवाद।